हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसका चैप्टर नंबर 2 और यू कैन से सॉर्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, क्योंकि चैप्टर 1 में आपको केवल कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि साइंस आप कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, बट आपकी जो चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको एक केक वॉक की तरह फील होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक एक वर्ड का मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम क्या है बच्चों? सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। माने हमारी लाइफ हम पूरे किससे बने हैं? सेल से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल बेसिक चैप्टर है। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर की जब पहली लाइन हम पढ़ते हैं तो पहली लाइन के अंदर देखिए आपको क्या लिख करके दिया है। देखिए बच्चों, पहली ही लाइन में आपको क्या लिख कर दिया है? इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर। माने ये लोग क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि पहली लाइफ जो आई होगी वो कहाँ आई होगी बच्चों? वाटर के अंदर। और पहली लाइफ से ना आप ये कंफ्यूज मत होना कि कोई पूरा ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया होगा, या पहली लाइफ माने मैं किसी ह्यूमन की बात कर रही हूँ कि पहला ह्यूमन कैसा होगा। नहीं, पहली लाइफ जो आई थी वाटर में वो कुछ नहीं थी बच्चों, वो सेल थी। और सेल भी कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद इसी में इवोल्यूशन हुआ और धीरे 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 इतनी सारी अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते गए और हम जैसी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनके तैयार हो गई। देखिए आगे क्या लिखा है। अब बच्चों देखो, वाटर की बात आई। वाटर तो आपका ओशन में भी है, आपका रिवर में भी है और छोटी छोटी वाटर बॉडीज में भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, भाई कौन से पानी में आई थी जिस लाइफ की आप बात कर रहे हो? तो ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे ये माना गया कि ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो ये बिलीव कर रहे हैं कि ये सारी लाइफ ओशियन में ना आकर के कहां आई होंगी? स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर। ऐसा क्यों माना गया? देखो बच्चों, मान लो 100 लोग कह रहे हैं कि भाई ओशन में लाइफ आई, लेकिन 1000 लोग कह रहे हैं कि नहीं, स्मॉल वाटर बॉडीज में आई। तो किसकी बात सुनोगे? 1000 वालों की सुनोगे ना। तो यहाँ पे भी यही हुआ, एज इफ हम लोग उस टाइम पे प्रेजेंट तो थे नहीं कि मैंने देखा हो कि सेल कैसे बन रही है। हम लोगों ने क्या किया? बिलीव किया उन लोगों की बातों पे। अब जिन लोगों की बातों पे आप बिलीव कर रहे हैं तो सबूत तो मांगेंगे। तो सबूत के तौर पे इन लोगों ने क्या बोला कि भाई देखो, जो स्मॉल वाटर बॉडीज होती है ना, वहां पे कंडीशंस बहुत जल्दी 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 चेंज होती है। जैसे हमारे इन्वायरमेंट की, हमारा इन्वायरमेंट बच्चों क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जो बदलता रहे। तो इन्होंने यही बोला कि स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है एज कंपेयर टू ओशियन। इसलिए हम बिलीव कर रहे हैं कि पहली लाइफ जो बनी होगी पानी में तो बनी, पर कौन सी तरह के पानी, किस तरह की वाटर बॉडी में बनी? स्मॉल पॉन्ड्स में। इन्होंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया जो आज भी प्रेजेंट है, जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं कि हाँ आज है, मतलब हुआ होगा सही में। तो इन्होंने क्या बोला कि इसके एग्जाम्पल है बच्चों हॉट स्प्रिंग्स। और क्वेश्चन कहां से आएगा? हॉट स्प्रिंग, ठीक है। आपको एक हॉट स्प्रिंग का नाम दे दिया एनसीईआरटी के अंदर। क्या नाम दे दिया? प्यूगा वैली के अंदर एक हॉट स्प्रिंग है जो कहां पे प्रेजेंट है? लद्दाख में। अब लद्दाख सोचो, जब भी घूमने जाता है एकदम सर्दी के कपड़े वपड़े पैक करके, क्योंकि लद्दाख में क्या होती है? सर्दी होती है, मोटी मोटी जैकेट पहन के आप लोग घूम रहे होते हो। और इतने ठंडे इन्वायरमेंट के बीच में एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें से धुएं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास इस तरह की इन्वायरमेंट है कि वहां पे वो उसको मेंटेन कर पा रहा है। अब देखो बाद में उसके बारे में क्या कहा। ये देखो वही बात जो मैंने आपको बताई कि लद्दाख के अंदर ये हॉट स्प्रिंग हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, माने 100 डिग्री के आसपास तक का टेम्परेचर मेंटेन करा है। अच्छा खासा गर्म टेम्परेचर है। और उसी के आसपास क्या है? कोल्ड क्लाइमेट। तो ऐसे कोल्ड क्लाइमेट में भी क्या करके रखा हुआ है उसने अपने आप को? इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है। अब देखो, these environmental conditions seem to be similar to those on the earth early condition। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हम सब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं मजाक में कि मुर्गी पहले आई थी अंडा। एक्चुअल में तो ना मुर्गी आई ना अंडा, पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी। और कहां बनी थी? अब क्लियर हो गया कि पानी में बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? जो लाइफ हमारी अर्थ पे ओरिजिनेट हुई वो 3.5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिनेट हुई। अब तुम लोग सोचोगे कि मैम जब उस समय पे पानी में ऐसे करके एक सेल अराइज हो गई, आज क्यों नहीं हो रही? पानी भर लेता हूं, अभी मैं बना लेता हूं छोटा सा वाटर पॉन्ड, क्यों नहीं बन पा रही सेल? उस टाइम की बच्चों जो अर्थ की कंडीशन थी वो आज है ही नहीं ना। सोचो, उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था? बहुत ज्यादा
हाई था, आज उतना टेम्परेचर नहीं है। उस टाइम पे इन्वायरमेंट कैसी थी, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का बच्चों क्या मतलब है, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। आज तो ऑक्सीजन है, हम रो किसके ले रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए। पेड़ लगाओ, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह लेंगे नहीं। लेकिन उस समय इन्वायरमेंट कैसी थी, इस तरह की कंडीशंस थी, और भी कंडीशंस थी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि उस समय पे क्यों पानी के अंदर सेल ओरिजिनेट हो गए और आज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशंस पूरी क्या हो चुकी, चेंज हो चुकी। तो अब ये उस समय की बात कर रहा है कि जैसे 3.5 बिलियन ईयर अगो पहले कंडीशन थी, जैसे कि हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, वैसा ही हॉट स्प्रिंग में मेंटेन हो रखा है। तो इन्होंने यहां से उस समय को आज प्रेजेंट में जो आपको दिख रहा है उससे क्या कर दिया, लिंक कर दिया कि आप इस पे यकीन करो कि आज भी वैसा कुछ है, तो उस समय पे भी रहा होगा और लाइफ ओरिजिनेट हो गई होगी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाएगा कि अर्थ पे सबसे पहले लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, 3.5 बिलियन ईयर एगो। आप नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, दिया है एनसीईआरटी ने, कुछ भी पूछेगा बच्चों। ठीक, उसके बाद देखो एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया जिसका बच्चों नाम है थर्मोफाइल्स। क्या मतलब होगा थर्मोफाइल्स का, थर्मो वर्ड बच्चों रिलेटेड है टेम्परेचर से या फिर हीट से, और फाइल्स का मतलब है लविंग। लविंग माने मेरे प्यारे। तो माने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको किससे प्यार है, हीट से। वो कह रहे जलाओ हमें, जलते हुए पानी, खोलते हुए पानी में डाल दो, हम खुश रहेंगे। एकदम वहां पे पार्टी कर रहे हैं कि सब आओ दोस्तों, यहाँ पे आग लगी हुई है पानी में। ठीक, तो थर्मोफाइल्स का मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किससे प्यार है बच्चों, हीट से, टेम्परेचर से। वो वहां पे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत गर्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर ले उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोफाइल्स। अब इससे ये मत अंदाजा लगाने लग जाना कि हमने तो नहीं देखा, क्योंकि ऐसे आंखों से दिखने वाले बड़े ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। ये कौन है थर्मोफाइल्स बच्चों, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि मतलब वन, सेल माने सेल। तो ये ऑर्गेनिज्म कितनी सेल से बने हुए हैं, एक सेल से। क्या आप देख सकते हो एक सेल को नेकेड आई से, नहीं। तो इसीलिए आपको ये ऑर्गेनिज्म भी नहीं दिख रहे। और यूनिसेलर में भी किसके एग्जांपल है ये, बैक्टीरिया के बच्चों। इसीलिए ना बैक्टीरिया के लिए एक शब्द बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन छोड़ो, उसका मतलब समझो, माने जो सर्वव्यापी हो, हर जगह हो। तो सोचो ना, इतनी गर्म जगह में पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ है और ये लोग वहां भी रह रहे हैं। तो कैसे हो गए भाई, हर जगह ही मिल जाएंगे एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में। तो थर्मोफाइल्स क्या हो गए बच्चों, जो गर्म इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हो। और ये कुछ नहीं है, क्या है, बैक्टीरिया की एक कैटेगरी है जो कि मात्र कितनी सेल का बना है, एक। ठीक, फिर देखो आगे आपको क्या बोला कि बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज कहां प्रेजेंट है बच्चों, ये इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर। वहां के साइंटिस्ट ने बच्चों क्या स्टडी करा, ये हॉट स्प्रिंग जिनकी आप ऊपर बात कर रहे हो ना, इनके बारे में लोगों ने स्टडी कर लिया। ठीक, कौन से इंस्टीट्यूट के, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, कहां प्रेजेंट है, लखनऊ में। अब पैलियो साइंसेस का मतलब क्या होता है मैम, पैलियो साइंसेस का मतलब बच्चों साइंस का एक ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा फील्ड जो अर्थ की एंशियंट कंडीशन को स्टडी करता है। उस टाइम पे लाइफ कैसे बनी, कैसे ओरिजिनेट हुई, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ कि उस टाइम पे आपका हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, इन्हीं लोगों ने स्टडी करके हमें बताया। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अर्थ की एंशियंट लाइफ को स्टडी करता है। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों पढ़ा हॉट स्प्रिंग के बारे में। कहीं गए, मान लो कि ये साइंटिस्ट लोग घूमने गए होंगे लद्दाख, अब है तो दिमाग से साइंटिस्ट ना, वहां जाकर देखा अच्छा भाई हाँ तो हॉट स्प्रिंग है, लग गए वहीं पे काम पे, करने लग गए रिसर्च कि कैसे ये मेंटेन करके रख रहा है अपना टेम्परेचर। इस तरीके से इन्होंने पता लगा लिया। क्या पता लगाया कि मार्जिन पे या पेरिफेरी ऑफ हॉट स्प्रिंग पे बच्चों किसकी लेयर प्रेजेंट हो जा रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत वहां बन जा रहा है। मान लो कि ये आपका कोई भी हॉट स्प्रिंग है, तो इसके अराउंड क्या बन जा रहा है, फटाफट कैल्शियम कार्बोनेट की बाउंड्री बन जा रही है। अब आप बोलोगे मैम तो क्या, इससे क्या समझे हम, समझो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट काम आया। देखो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि सेल वाटर में ओरिजिनेट हुई, तो क्या एग्जैक्टली पूरी सेल आ गई होगी, नहीं। सबसे पहले बच्चों आए होंगे सेल के कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है मैम, कोई भी चीज जिन चीजों से मिलकर के बनी है वो उसके कंपोनेंट है। अब मैं आपसे पूछूंगी बच्चों चाय के क्या कंपोनेंट है, क्या बोलोगे, मैम दूध है, पानी है, चाय पत्ती है, चीनी है, एक्स्ट्रा आप कुछ डालना चाहो तो डाल दो, इलायची वगैरह, महंगी टाइप की चाय। तो वो चाय के क्या है, कंपोनेंट। तो सेल के कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ भाई, जिन चीजों से मिलकर कौन बनी है, सेल।
तो जब लाइफ बन रही थी तो तुरंत पूरी सेल बन के तैयार नहीं हो गई, पहले उसके अंदर के क्या बने होंगे, कंपोनेंट। जैसे कि बच्चों कुछ बन रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट, कुछ बन रहे होंगे अमीनो एसिड्स, कुछ बन रहे होंगे आपके न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें पहले बन रही होंगी। फिर धीरे धीरे ना इनके बाहर एक कवरिंग आके इकट्ठी हो गई और ये अब एक चीज के अंदर बंद है, और फिर इन्होंने धीरे धीरे पूरी सेल बनाई। तो माने इनके बाहर धीरे धीरे क्या आई होगी, कोई कवरिंग। वो कवरिंग ही बच्चों किससे बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से। जो आज आप एक सेल ड्रॉ करने के लिए बाहर एक लाइन खींच देते हो ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, वो किससे बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से। इसलिए इन्होंने सबूत दिया कि देखो हॉट स्प्रिंग वैसी इन्वायरमेंट लेके बैठा है, तो शायद लाइफ कहां बनी होगी, छोटी छोटी वाटर बॉडीज में बनी होगी। ठीक, ये देखो, दीज डिपॉजिट्स में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या, ये कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यही है अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनके बाहर कौन सी लेयर आके जम गई होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की, और इन्हें बाहर की इन्वायरमेंट से अब क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। इसी को आप फ्यूचर में क्या बोल दोगे बच्चों, एक पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो बैरियर बना रही है और डिफाइन कर रही है सेल को। भाई मेरी सेल इतने ही एरिया में है, तभी तो मुझे पता चला जब इसके बाहर मैंने बाउंड्री बनाई। मेरा खेत कितना है कैसे पता चलेगा, जब मैं उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाऊंगी। तो मेरी सेल दूसरे इन्वायरमेंट से अलग है कैसे पता लगा, जब मैंने एक बाउंड्री बनाई। बाउंड्री किसकी मदद से बनी होगी बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ऐसे हमने प्रूव किया कि सेल बनी होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। आगे क्या लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये बात आपको आज बहुत ऐसी लग रही होगी, अरे मैम ये क्या बता रही हो आप, हमें पता नहीं है क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सेल से मिलकर बना है। आज बेटा आपको पता है ना ये बात, लेकिन जब किसी को कोई मतलब ही नहीं था स्टडी से, साइंस भी डेवलप नहीं था उसमें, बायो तो छोड़ो, तब कोई इंसान रिसर्च कर करके इसको ढूंढ के लाया कि मुझे लगता है कि ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है, तो वहां के बारे में सोच के इसको पढ़ो। आज आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि किसी ने इसको ढूंढा था। ठीक, देखो आगे क्या लिखा है, सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट्स। क्या कह रहा है कि सेल हमारी लाइफ का ना बेसिस है, फंडामेंटल है। अगर सेल ही नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते। अगर मैं आपसे बोलूं कि घर बनाओ, लेकिन मैं आपको ईंटें नहीं दूंगी, तो आप बना लोगे घर? तो घर का फंडामेंटल चीज क्या हो गई, ब्रिक्स, ईंट। तो हमारी फंडामेंटल चीज क्या है, सेल। वो सेल ही मिलके हमको पूरा बना रही है। तुम बोलते हो क्या मैम सेल तो नहीं सुना, हम तो ये सुनते हैं कि ये वाला ऑर्गन ये काम करता है, वो वाला ऑर्गन वो काम करता है। तो बेटा ऑर्गन आया कहां से, सेल से मिलके ही बना है। तो सेल ही हमारी लाइफ का बेसिस है, ना होती सेल ना होते हम। ठीक, अब देखो, सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। देखो इसको कैसे समझेंगे हम ना, सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, हमने बोला सेल का ना नंबर गिनो। अगर आपको दिख रहा है कि किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, तो आप उसका नाम रख दो कि भाई ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि माने वन, सेलुलर माने सेल। और क्या बोलेंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माने एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी के अंदर मोर देन वन सेल है, माने एक से तो ज्यादा है, 2 4 10 20 करोड़ मिलियन बिलियन कितनी भी है, उसको क्या बोल दोगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी माने बहुत सारी, सेलुलर माने सेल। तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो गए, दो। एक सेल का बना है तो यूनिसेलुलर, और एक से ज्यादा सेल का बना है तो मल्टी सेलुलर। आपको दो एग्जांपल दिए हैं किसके, इसके बच्चों, बैक्टीरिया के और यीस्ट के। ये दोनों कितनी सेल के बने हुए हैं, मात्र एक सेल के। सोचो एक सेल का बैक्टीरिया है, फिर भी आपको इन्फेक्शन कर देता है और हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना, भले ही एक सेल का है। ठीक, देखो आगे क्या कह रहा है, while other like plants, fish, birds, human are made up of million of cell। तो माने हम कैसे हो गए, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को ही आपको देखने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक सेल आपको दिखेगी नहीं। मल्टी सेलुलर तो मैं हूं, पेड़ हैं, आपको इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रही हैं, सब आपको नेकेड आई से दिख रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सेल आके इकट्ठी हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस forms tissue and different tissue are organized to form organ and several organ systems। क्या मतलब है इस बात का, सिंपल सी बात कह रहा है कि सबसे पहले आपके पास आ गई सेल। अब इस सेल ने डिसाइड करा कि लेट्स मेक अ ग्रुप।
और ग्रुप का नाम हमने क्या रखा बच्चों, टिश्यू। अब क्या मतलब हुआ कि जब बहुत सारी सेल एक ही ओरिजिन की मिलके डिसाइड करें कि हम केवल ये काम करेंगे, इस काम पे फोकस करेंगे, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद यही कुछ टिश्यू अपना ग्रुप बना के डिसाइड करें कि हम सारे टिश्यू मिलके इस काम को करेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, ऑर्गन बोल देंगे। और जब 3 4 5 ऑर्गन मिलके कुछ काम करने लगे तो उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपके पास क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनके अंदर इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ऑर्गन है, उन ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यू होंगे और टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स रही होंगी, और ओवरऑल लास्ट में आप बना देते हो बच्चों ऑर्गेनिज्म। सिंपल। देखो यही तो लिखा है कि डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल नेजल पोर्स, नेजल कैविटी एंड ट्रैकिया, लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी नाक, नेजल पैसेज, उसके बाद ट्रैकिया माने हमारा विंड पाइप, किसमें ओपन होगा, लंग्स में, और मिलके पूरा हमारा कौन सा सिस्टम बना रहा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, आगे फूड ब्रेक कर रहे हो, पूरा काम किस सिस्टम को मिल गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। 3 4 चीजों से मिलकर ये बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Even when cells are organized into tissue, organ system, the cells remain the fundamental unit and functional unit in all organs. क्या मतलब, कह रहा है कि भले ही एक ऑर्गन हो, टिश्यू हो या ऑर्गन सिस्टम हो, भले ही वहां पे सेल आप अब नहीं बोल रहे क्योंकि आपने उसको ग्रुप बना दिया, लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है बच्चों, सेल। सोचो ये मेरा पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, एक एक सेल मिलकर ही तो बना होगा, तो हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट सोचो, आप कह रहे हो कि मैम किडनी जो है वो ब्लड फिल्ट्रेशन कर रही है, और किडनी क्या है, एक ऑर्गन है। वेल एंड गुड, बहुत सही बोला आपने कि आपने बोला एक ऑर्गन है मैम जो ब्लड फिल्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन ऑर्गन के अंदर बच्चों बैठे कौन है, बहुत सारी सेल। आप क्या बोलते हो कि मैम एक कंपनी है जो कॉपी बना रही है, कंपनी में कौन बैठ के काम कर रहा है, एम्प्लॉय ना। तो ऑर्गन में कौन बैठ के एक्चुअल में काम कर रहा है, सेल। तो काम कौन कर रहा है, सेल। तो इसलिए फंक्शनल यूनिट भी हमारी कौन हो गई बच्चों, सेल। फंक्शन का मतलब काम ही तो होता है। ठीक, देखो दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज। अब इसने आपसे एक स्टेटमेंट कह दी कि इतनी सारी जो मैंने अभी आपको बातें बताई ना कि सेल ये सेल वो, ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो सेल का गुणगान ही कर दिया पूरा। अब कह रहा है कि ये सब बातें सुन के ना मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है भाई, कि इतनी छोटी सी सेल जो नेकेड आई से दिख भी नहीं रही, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कैसे कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात, ये कह रहा है हमें तो मानते हैं। आगे देखो क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि सेल के अलग अलग कंपोनेंट क्या होंगे, है क्या सेल के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब कह रहा है कैसे हमारी बॉडी की सेल, एक ऑर्गन की सेल दूसरे ऑर्गन से कम्युनिकेट कर रही है। जैसे अगर मैं आपसे अभी बच्चों को बोलूं कि बच्चों खड़े हो जाओ, तो पहले उन्होंने सुना, मेरी कमांड को रिसीव किया, उनके ब्रेन ने फिर उन्हें बोला कि खड़े हो जाओ, तो उनकी पैरों की मसल्स चली और वो खड़े हो गए। तो ये सारी सेल ने आपस में कैसे बातचीत करी, वो पूछ रहा है आपसे। कम्युनिकेट का मतलब क्या, कि एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रहे हो। ठीक, आगे देखो, डू सेल्स लिव फॉरएवर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक बार अगर आपकी बॉडी में कोई सेल बन गई या आप कोई सेल हो, तो क्या अब वो पूरी जिंदगी जिंदा रहेगी, इमॉर्टल है क्या। ठीक, आगे देखो, और दे डू दे डाई। पूछ रहा है भाई बताओ कि जिंदा ही रहेगी या मर जाएगी। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपसे क्यों पूछ रहा है, कि आप इनको दिमाग में रखो और तब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करो, कि इन क्वेश्चंस के आंसर हमें ढूंढने हैं यहाँ, ये खाली क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। बोल दी वही बात कि इसी चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछ के आपका दिमाग हिला रहा हूं ना, इसी चैप्टर में आपको इनके आंसर भी बता दूंगा, ये कह रही है एनसीईआरटी आपसे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, हाउ टू स्टडी सेल, मतलब सेल को पढ़ेंगे कैसे जब दिख भी नहीं रही। सोचो मैं आपसे बोलूं कि बच्चों आपको बुक पढ़नी है, लेकिन बुक नहीं है मेरे पास, तो क्या बोलोगे, मैम फिर पढ़े क्या, बुक तो दो। ऐसी मैं आपसे कह रही हूँ कि बच्चों सेल पढ़नी है, पर सेल मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रही, क्या करूं फिर, दिखाई नहीं दे रही तो
पढ़नी तो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए प्रेजेंट जिससे मैं उस सेल को देख पाऊं, तभी तो पढ़ पाऊंगी। ठीक है, तो देखो इस वाली बात में आपको यही बताया। क्या बोला, व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज दे सेपरेट एंड डिस्टेंस। आपसे एक बात पूछ रहा है, कह रहा है कि हमारी ह्यूमन की आंखों की उस शक्ति को क्या बोलते हैं जिससे हम दो बहुत ही पास पास रखी हुई चीजों को अलग अलग करके देख लें। मान लो कि दो डॉट है, बहुत पास मैंने बना दिए, यहाँ यहाँ पे इतने पास पास बना दिए, तो क्या हमारी आंखों की उस शक्ति को क्या बोलते हैं जो इनको दूर दूर करके देख ले। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे देखो यही बात बोली कि इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, as the dots are moved closer there comes a point at which they can no longer be seen as separate। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि बच्चों एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अभी यहाँ है तो आप इनको बोल रहे हो कि हाँ मैम एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, लेकिन मैं इन्हें क्लोज लाए जाऊं और एक बार इतना पास मिला दूं तो आपको एक पॉइंट पे आके क्या लगेगा कि नहीं नहीं एक ही पॉइंट है, शायद दो पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों की कैपेसिटी है कि कितने पास तक हम किसी चीज को रख के अलग अलग देख सकते हैं। हमारा एक पॉइंट है कि भाई इससे ज्यादा पास अगर आपने कोई चीज रख दी ना तो हम उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो हमको एक ही नजर आएगी। यही बात इन्होंने आपको बोल दी। ठीक, अब देखो अब बताया है कि वो डिस्टेंस है क्या। व्हेन viewed from about 25 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, कह रहा है कि कोई चीज अगर हमसे 25 सेंटीमीटर दूर है ना तब तक हम उसे अच्छे से देख पा रहे हैं, ये हमारा नियर पॉइंट है, माने इससे पास कुछ लाओगे तो नहीं भाई कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं ठीक से। ठीक है, 2 points separate by about 0.1 millimeter can be seen as distant। कह रहा है कि 2 पॉइंट अगर है और उनके बीच में कितना डिस्टेंस बच्चों मिनिमम होना चाहिए, 0.1 मिलीमीटर। इससे ज्यादा पास अगर आप किसी चीज को रख दोगे तो वो मेरे लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए एक ही चीज हो जाएगी, फिर मैं उनको 2 पॉइंट नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे को नजर ही नहीं आएंगे, वो मुझे एक ही पॉइंट नजर आएगा। तो दो चीजों के बीच में कितना गैप मुझे मिनिमम चाहिए, 0.1 मिलीमीटर, इससे कम मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो अलग है। ठीक, कैन बी सीन अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, वरना क्या दिखेंगे भैया, एक ही बोल के हम निकल लेंगे वहां से। ठीक, दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्वेश्चन यहां है, ये पूरी कहानी देने के बाद पॉइंट कहां आया लास्ट, कि ये जो जो क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि नाम बताओ उस एबिलिटी का जिससे अलग अलग करके चीजों को देखते हो, उस एबिलिटी को बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। माने हमारी आंखों की शक्ति कि कितना हम किन्हीं दो चीजों को सेपरेट करके देख सकते हैं। ये बात ना जब कोई बंदा कैमरा खरीद रहा हो, लेंस खरीद रहा हो, उसके दिमाग में आती है कि इस लेंस महंगे सस्ते आते हैं, फोन के कैमरे महंगे सस्ते होते हैं, क्यों, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वजह से। आईफोन के पीछे क्यों भागते हो आप लोग, कि उसका कैमरा अच्छा है, उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा जूम करके भी आपके पिक्सल नहीं फटते, बोलते हैं ना आप लोग, तो वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है कि कितने पास। बढ़िया किसको बोलूंगी, बढ़िया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसकी बोलूंगी, जो बहुत क्लोज चीज को भी मुझे सेपरेट करके दिखा दे। तो भाई हम लोगों की डिसाइडेड है, ह्यूमन आई की डिसाइडेड है कि 0.1 मिलीमीटर तक रखोगे तो अलग कर देंगे हम, अदरवाइज बोलेंगे एक पॉइंट है भाई हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी तो लिमिट आ चुकी है किसकी, रिजोल्व करने की चीजों को, उसको क्या बोल दिया, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक, अब देखो, अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आईज, माने बिना किसी हेल्प के, बिना किसी लेंस के हमारी आंखों से सेल को देखना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल है। ठीक, दिस रेजेस अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आ गया क्या, कि हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। आप कह रहे हो कि मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता सेल को, तो इतने सारे बायोलॉजिस्ट आके क्या बोल के चले गए कि सेल के अंदर ये है, सेल के अंदर वो है, ये काम करता है, वो काम करता है, बताओ कैसे पढ़ा आपने, तुक्का मारा नहीं, हमने कुछ सॉल्यूशन ढूंढा ना जिससे सेल हमें दिख जाए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, यू है, अब यहाँ पे बच्चों ये जो आपको बीच बीच में ये दिखेगा ना कि ये आपने ग्रेड 8 में चैप्टर 10 में पढ़ा था, ये ग्रेड 8 में चैप्टर 2 में पढ़ा था, ये आपकी आंखें खोलने के लिए है, क्योंकि मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपको कुछ याद नहीं है ग्रेड 8 में आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये साथ साथ में ना एनसीईआरटी इस बार आपको थोड़ा रियलिटी चेक दे रही है, आपकी बेइज्जती कर रही है कि है यार ये ऐसे डब्बे में लिख लिख के, तो आप जरा इस बार जब पढ़ो ना 9th में, तो ये इंसल्ट आपकी 10th में होनी नहीं चाहिए। जैसे ही एनसीईआरटी आपकी बेइज्जती करना चाहे ना कि याद है क्या, तुरंत आप बोल दो कि हाँ याद है, और आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जो अभी नहीं आ रही। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कह रहा है, यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, अ लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आप बच्चों दो तरह के लेंस पढ़ते हो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। कह रहा है कि जिनके बारे में आपने पढ़ा था ना, याद दिला रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज क्या कर रहे हैं,
दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सब छोड़ के मैग्निफिकेशन पकड़ लो। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बड़ा करना, मैग्नीफाई करना। अब मुझे अगर एक चीज अपने नॉर्मल साइज में नजर नहीं आ रही, जो कि सेल है, तो मैं क्या सोचूंगी कि इसके साइज को ना बड़ा कर लेती हूँ, उतना बड़ा करती हूँ जितने तक मेरी आंखें देख पाए। उसी को क्या बोला? मैग्निफिकेशन। अब जादू मंत्र करूं कि ये सेल बड़ी हो जाए और मुझे दिख जाए, मैं स्टडी कर लूं, सबको बता दूं? नहीं कर सकते ना। हमें कोई कुछ चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो ये हमारे लिए काम कर पाए। वही इंस्ट्रूमेंट बच्चों क्या है? माइक्रोस्कोप। देखो ना, माइक्रो का मतलब कोई चीज जो बहुत छोटी हो, स्कोप का मतलब उसको भी देखने के लिए आपको कुछ बना के दे दिया। माइक्रोस्कोप में बच्चों दो लेंसेज होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होगा आईपीस। वापस चलो एनसीईआरटी पे, देखो क्या लिखा था कि आपको क्या याद दिलाना चाह रहा हूं? ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस। अभी माइक्रोस्कोप कर लेंगे, हम देखते हैं। माइक्रोस्कोप को जब आप देखेंगे ना, ये देखें, ये आ गया आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर देखो इसको क्या लिखा है? आईपीस। वो जो हम ऐसे ऐसे हाथ रख के नहीं माइक्रोस्कोप पे देखते कि हाँ हाँ मैम दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, वही क्या है? आईपीस। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? कोई लेंस लगा हुआ है जो मैग्निफिकेशन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिखा है? ऑब्जेक्टिव लेंस। लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस एक ये है, एक इधर भी है, और उसको गोल घुमाओगे तो एक और आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है माइक्रोस्कोप में? 2 से 3 या 4 हो सकते हैं। ठीक, इसकी अपनी कुछ मैग्निफिकेशन है। तो पहले ये थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेगा और फिर ये थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेगा, और मिला के क्या कर देंगे? आपकी सेल को मैग्नीफाई कर देंगे ताकि आप उसे इजीली देख पाओ, उसके बारे में पढ़ पाओ। ठीक, अब दोनों तरह के लेंसेज को आपने देख लिया कि कहां प्रेजेंट है। अब चलते हैं आगे देखो हमें फिर क्या बोला। अब बात करेंगे एक साइंटिस्ट की जिनका नाम बच्चों क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही थे जिन्होंने दुनिया में पहली बार किसको देखा? सेल को देखा। कब देखा? 1665। इनसे पहले तो सेल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था ना। इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में और इन्होंने ही उसको नाम दे दिया कि ये मुझे सेल लग रहा है, मैं सेल नाम दे देता हूं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे हिस्ट्री रिलेटेड कि किसने सबसे पहले बार सेल देखी? रॉबर्ट हुक ने देखी। कब देखी? 1665 में देखी। अब अच्छी बात आई कि इन्होंने बच्चों जो माइक्रोस्कोप यूज किया था, कैसा था वो? सेल्फ डिजाइन। उस टाइम पे इतनी ज्यादा डिस्कवरीज, इतनी ज्यादा इन्वेंशंस हुए नहीं थे, बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप थे ही नहीं। तो इन्होंने खुद ही लेंसेज डिजाइन करे, किसी तरीके से माइक्रोस्कोप बनाया और सेल को देखा। ठीक है, अब क्या देखा? इनका जो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था वो चीज को कितना मैग्नीफाई कर सकता है? 200 से 300x। माने किसी चीज को वो जितनी है उससे 200 से 300 गुना ज्यादा बड़ा करके देखा था इन्होंने, तब जाके इन्हें सेल नजर आई। ठीक, आगे देखते हैं। While examine a thin slice of cork, he observed small boxes like compartments and named them cell. कुछ नहीं, समझो ये इनको पेड़ पौधों से प्यार होगा, घूम घूम रहे होंगे, इनको पेड़ दिखा और पेड़ से क्या तोड़ के लिया? उसकी थोड़ी सी बार्क ली। अब उसकी सेल्स को हमने क्या बोला? कॉर्क सेल्स। उसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में रख के, छोटी सी स्लाइस लिया देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि सारे ना ऐसा लग रहा है कि छोटे 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 बॉक्सेस दिख रहे हैं और उससे मिलके ये पूरी स्लाइस बन रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि छोटे छोटे बॉक्सेस है, सेल नाम दे देता हूं। तो इस तरीके से इन्होंने हमें क्या ढूंढ करके दे दिया बच्चों? सेल। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। किसकी मदद से? खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप की मदद से। क्या एग्जामिन किया था? प्लांट का एक पार्ट, उसकी बाह। ठीक, अब देखो इन स्कूल लैबोरेटरी लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है कि स्कूल में ना आप लोग शायद लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते होंगे। लाइट माइक्रोस्कोप माने जिसमें आप लाइट यूज करके नीचे से, क्या है अभी आपको मैंने माइक्रोस्कोप दिखाया था, यहां से आप लाइट को भी क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, ताकि आपको अपना ऑब्जेक्ट क्या दिखे? अच्छा दिखे। ठीक है बच्चों, देखो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज दैट इज 10x 40x। अभी आपको एक बात बताई थी कि ये तो हो गया आपका आईपीस, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस कितने हो सकते हैं? 2 से 3 हो सकते हैं। क्या मतलब है? अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस है, इनको आप ऐसे करके मूव भी कर सकते हो। देखो मान लो कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जो किसी चीज को कितने गुना बड़ा कर सकता है? 10x। तो जब आप ऑब्जेक्ट पे वो वाला ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहे होंगे तो वो कितना गुना बड़ा दिख रहा होगा? 10 गुना। अब दूसरा लेंस इसके पास कैसा हो सकता है? 40x। तो आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो जाएगा? 40 गुना। आप 100x तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारी मैग्निफिकेशन केवल ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, आई पीस भी तो था, इसकी भी तो कुछ मैग्निफिकेशन होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैम आई पीस की मैग्निफिकेशन है 10x। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक ही है।
अब मैं इसके साथ किसको लगा कर देख रही हूँ, इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप टोटल कितना बड़ा करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, 100 गुना बड़ा करके देख रहे हो। अब आपने इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को लगा लिया तो कितनी हो जाएगी, 400x, माने आप 400 गुना बड़ा करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये पावर है माइक्रोस्कोप की, ठीक है। अब देखो बेटर मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। अब ये सारा काम हमने क्यों किया, ताकि हमको वो चीजें दिख जाए ना जो नॉर्मल आइज से नहीं दिख रही, ठीक है। अब देखो, explore different parts of microscope in your school laboratory and use it to observe fine structures of various material। आपको क्या कह रहा है कि ताकि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, आप केवल पढ़ो नहीं, आप स्कूल की लैब, अपनी लैब में जाओ और माइक्रोस्कोप को देखो बच्चों, देखो कि अच्छा ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका स्टेज है, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ देखो, खुद से प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को उसमें लगाओ और देखो कि नॉर्मली वो छोटा दिख रहा था, अब आपको बड़ा दिख रहा है। ये सब बातें आपको बोली है। फिर भी उन्होंने भी आपको एक माइक्रोस्कोप बना के दिया है कि लैब में आप, मुझे लगता नहीं जाओगे, या जाओगे तो चलो कब जाओगे, तो यहाँ पे देख लो, ठीक। आई पीस में हम क्या रखेंगे, अपनी आंख, उसका नाम ही आई पीस है इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखो एक कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, इस नॉब की मदद से ना हम अपने लेंसेज को एडजस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद एक बॉडी ट्यूब है जहां से आप झांक रहे हो, जहां से पूरी लाइट जा रही है, ठीक। फिर एक स्टेज है, इसी के ऊपर आप अपना कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ना, सेल को रखोगे, स्लाइड को रखोगे, एक स्टेज आ गई। फिर नीचे क्या, मिरर, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवा रहा होगा, ठीक। ये आपकी एक दूसरी नॉब है जो आपकी ये जो पूरी बॉडी है ना, इसको एडजस्ट करने में हेल्प करेगी कि बॉडी को ऊपर कर ले, नीचे कर ले। एक हैंडल है जिससे आप माइक्रोस्कोप को पकड़ के देख रहे होंगे उसके अंदर, और ये क्या हो गया, बेस है जिसपे आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट टिका हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको कह रहा है कि एक बार लैब में जाके ना सामने से देखो, ताकि आपको रियलिस्टिक फील आए, ठीक। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कह रहा है कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप चीज को देखोगे तो आपको उस इमेज का क्या दिखेगा, मैग्निफाइड वर्जन दिखेगा, जितनी वो है उससे कुछ गुना ज्यादा बड़ी दिखेगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आपको दे दी गई है एक एक्टिविटी, और एक्टिविटी से क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन, केस स्टडी बना के दी जा सकती है आपको। एक्टिविटी देखो क्या कह रही है, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल। अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि सेल छोटी है, छोटी है, छोटी है, अरे कितनी छोटी है, साइज कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो मेजर करो। तो वो भी आपको माइक्रोस्कोप की मदद से ही मेजर करवा दिया जाएगा। कैसे करवाएंगे, देखो आपसे क्या कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट रूलर ले लो, मतलब एक स्केल ले लो बच्चों, जिसपे आपकी मेजरमेंट्स लिखी हुई है, किसके अंदर, मिलीमीटर के अंदर, ठीक है, मार्किंग होनी चाहिए मिलीमीटर के अंदर। अब कह रहा है उस रूलर को कहां रखो, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे, सीधा कहां ले जाओ स्केल महाराज को, स्टेज पे ले जाओ। किसके स्टेज पे, माइक्रोस्कोप के। ये रहा माइक्रोस्कोप का स्टेज, अभी दिखाया आपको, ठीक। आगे क्या कह रहा है, focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of a circular field of view through the eyepiece and measure it in a millimeter। सुनो क्या करेंगे, यहां स्टेज पे रख दिया बच्चों आपने स्केल, इस पे लगी हुई है मेजरमेंट। अब आई पीस से इसमें झांको, तो जो गोल एरिया कवर हो रहा है ना आपका, लेट से कि आपको इतना ही एरिया दिख रहा है, अब यहाँ पे रखा हुआ है स्केल, तो आप इसका क्या नाप लो बच्चों फटाफट से, डायामीटर नाप लिया, उसको नोट करके रख लो, ठीक। आगे चलते हैं, कन्वर्ट द डायामीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्यों कह रहा है बच्चों, क्योंकि सेल का साइज ना बहुत छोटा है, तो जितनी छोटी यूनिट में उसको मेजर करेंगे उतना बढ़िया है। तो अब कह रहा है कि जो भी आपका एक्स वाई जेड जितना भी आया, देखो इसने क्या एग्जांपल दिया कि ये जो डायामीटर मैंने नापा, ये मेरा कितना आया, 5 मिलीमीटर का आया। अब मुझे इसे किसमें कन्वर्ट कर देना है, माइक्रोमीटर के अंदर। 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर होंगे, तो 5 के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो कितने हो गए, 5000 माइक्रोमीटर। माने मेरा विजन का जो व्यू मुझे दिख रहा है, व्यू ऑफ फील्ड, उसका डायमीटर कितना आ गया, 5000 माइक्रोमीटर। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि अब इसके बाद हो गया, अब रूलर को हटा दो, रूलर का काम बच्चों हो गया। अब लेट से एग्जांपल के लिए इसमें अनियन पील की स्लाइड रखो, माने आप लो प्याज, उसके पील लो और उसको यहाँ रख करके देखो, कहां पे, माइक्रोस्कोप की स्टेज पे। माने अब रूलर हटा के मैं यहाँ पे अनियन पील को क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब इस इतने एरिया में मैं क्या कर लूंगी, सेल्स को काउंट कर लूंगी। कैसे, देखो फोकस ऑन द स्लाइड, स्लाइड पे अच्छे से नॉब को एडजस्ट करके आपने फोकस कर लिया। अब आपको सेल्स उसमें नजर आ रही है, उस गोले के अंदर जिसका आपने मेजरमेंट नाप लिया था, ठीक। अब देखो काउंट कर लो सेल का नंबर,
प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर। कह रहा है इसके अंदर मान लो कि 1 2 3 4 कितनी जितनी आपको सेल दिख रही है ना उस डायमीटर के अंदर, अब तो दिख रही है ना सेल, पहले दिख नहीं रही थी, उनका नंबर गिन लो बच्चों। ठीक है, आपने बोला चलो हमने गिन लिया। अब आप कितना नंबर लेना चाहोगे? लेट्स से एनसीईआरटी को ही कंसीडर करते हैं और आपको 25 सेल्स नजर आ रही थी। ठीक है, अब मेरा डायमीटर कितना वो मुझे पता है, मुझे सेल कितनी नजर आ रही है वो मुझे पता है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल का साइज क्या है। ठीक, ये देखो यहाँ पे आपको यही करके बताया यूनिट कन्वर्जन, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आपको किसी की एक की वैल्यू पता चल जाए तो आप कितने की भी निकाल सकते हो ना, तो 1 मिलीमीटर की बता दी मैंने, अब मैं कितने की भी पूछूं आपको तुरंत बताना पड़ेगा। ठीक, चलो अब देखो क्या बोला, अब करना है सेल का साइज हमें एस्टीमेट। कैसे करेंगे? देखो हमने वो डायामीटर नापा था जो दिख रहा था, फटाफट उसको लिख दो और उसमें मुझे कितनी सेल नजर आई बस उससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि उस सेल का अप्रोक्सीमेट साइज कितना होगा। तो डायामीटर हमें क्या मिला? 5000, उसको किससे डिवाइड कर दिया? 25 से। क्या आ गया बच्चों? 200 माइक्रोमीटर। माने हमारी सेल का साइज कितना होगा? लगभग 200 माइक्रोमीटर। देखो यही सब तुम्हें कैलकुलेशन पूरी यहाँ पे करके इन्होंने दिखा दी। ठीक है, अब तुम यहां देखो, ये जो तुम्हें रेडी टू गो बियॉन्ड मतलब आगे ही निकल जाओ बच्चों इतना पढ़ दो, उसके अंदर तुम्हें एक इमेज दिखाई है, किसकी दिखाई है बच्चों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लो, इलेक्ट्रॉन एक एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, कितना छोटा होता होगा। इस माइक्रोस्कोप में इतनी पावर है कि इलेक्ट्रॉन जितनी छोटी चीज को भी आपको नजर आ जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, देखो इसके अंदर ना आप लाइट नहीं यूज करके क्या यूज करते हो? इलेक्ट्रॉन की बीम यूज करते हो। पढ़ो इसे, अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, माने लाइट माइक्रोस्कोप को छोड़ो बच्चों जिसमें लाइट यूज कर रहे थे, साइंटिस्ट ऑल्सो यूज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माने और ही डिटेल में जाने के लिए, बहुत ही छोटी चीज देखने के लिए क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो क्या रिवील करेगा? फाइन डिटेल्स ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, कि सेल के स्ट्रक्चर में एक्चुअल में है क्या। दीज इंस्ट्रूमेंट यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट यूज नहीं कर रहे, यही आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज किया जा रहा है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी जगह बच्चों? लाइट की जगह, ताकि कैसी इमेज बन जाए? हाईली मैग्नीफाइड, माने बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बन जाए, जिससे हम सेल के स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली देख पाए। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो आगे हमसे क्या बोला कि इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील इज 200 माइक्रोमीटर। अब आपको पता है, ये रटना नहीं है, कैसे निकाला ये आपको पता है। अगर मैं नंबर सेल का चेंज कर दूंगी तो साइज भी चेंज हो जाएगा, डायमीटर चेंज कर दूंगी व्यू ऑफ फील्ड का तो भी साइज चेंज हो जाएगा। तो ये सब आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि एक लाइट माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई कर देगा, बताना जरा। अब लिखा है टोटल मैग्निफिकेशन बच्चों किन दो चीजों पर डिपेंड करेगी? आई पीस के ऊपर और ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, जो मैं आपको पहले करके बता चुकी हूँ कि आई पीस अगर 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी 10x है तो मैग्निफिकेशन बच्चों कितनी? 100x। आई पीस अगर 20x है और आपका ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है तो कितनी? 200x। आप हमें दोनों की मैग्निफिकेशन बताओ, हम आपको टोटल करके बता देंगे। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है, डज अ माइक्रोस्कोप अलाउ अस टू सी स्मॉल स्ट्रक्चर क्लियरली। कह रहा है क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा कर दे रहा है तो हमें क्लियरली कोई चीज नजर आ जा रही है। ठीक है, आगे देखो, ओवर द इयर्स साइंटिस्ट हैव इंप्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इंप्रूविंग इट्स 3 मेजर फीचर। यहां क्वेश्चन कह रहा है आप किसी माइक्रोस्कोप को कब अच्छा बताओगे, क्या इंप्रूवमेंट आप उसमें करना चाहोगे? तो 3 चीजों पे बच्चों फोकस किया था। पहला था रिजोल्यूशन, मेजर ऑफ क्वालिटी। रिजोल्यूशन अभी बताया था कि कितने पास पास की दो चीजों को भी आपको अलग करके दिखाया जाए। सेकंड आ गया आपका कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब बैकग्राउंड में और सेल में क्या अंतर आ रहा है, ताकि आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो कि ये सेल है और ये अदर बैकग्राउंड है। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज क्या है? उसकी मैग्निफिकेशन, माने वो कितना बड़ा हो रहा है। तो क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज देख के माइक्रोस्कोप खरीदोगे तुम फ्यूचर में? उसका रिजोल्यूशन, उसकी कॉन्ट्रास्ट पावर और उसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये इनमें इंप्रूवमेंट करने के बाद ही हमें सेल की अच्छे से स्टडी करने को मिली थी, क्योंकि जब अच्छे से देखूंगी तभी तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ूंगी। ठीक है, अब देखो एक फोटो, इसमें आपको क्या दिखाया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, माने ये किससे विजिबल देखी गई होगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किसकी? लोअर सरफेस ऑफ द कोलोशिया लीफ शोइंग द स्टोमेटा। एक लीफ के ये ऊपर का सरफेस है, नीचे का सरफेस, नीचे का सरफेस देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्या देखने के लिए? कि उसके स्टोमेटा कैसे हैं, उसी का फोटो आपको बना करके दे दिया। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे।
अब फाइनली हम लोग बात करेंगे बच्चों सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल के पास एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बात कर चुके कि सेल टिश्यू बनेगा, टिश्यू ऑर्गन बनेगा, मिलकर क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक फंक्शन करेंगे। ठीक, फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज अ यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। ये भी बात की थी हमने कि अच्छे से काम करने के लिए इन सेल्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, एक सेल की इंफॉर्मेशन दूसरे पे चली जानी चाहिए कि मैं ये चाहता हूं आगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, these interactions occurs at the cell boundary where substance move between the cell and their external environment। अब देखो क्या कह रहा है कि लेट से ये एक सेल है और ये इसके बाहर का क्या है, इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है। अब इन दोनों के बीच में ना बातचीत चल रही है कि कोई चीज कब बाहर जाएगी, कोई चीज कब अंदर आएगी, लेकिन कहां चल रही है ये बातचीत बच्चों, उसकी बाउंड्री पे। मेरे घर में कोई एंट्री करेगा या नहीं करेगा ये मैं कहां डिसाइड करती हूँ, गेट पे डिसाइड कर लेती हूँ ना। मैं जाके पूछती हूँ कि भैया कौन है, अगर मुझे उसे एंट्री देनी है तो आओ, और नहीं देनी तो भैया मैं गेट ही नहीं खोलूंगी। तो ये सब चीजें कहाँ डिसाइड हो रही है कि कुछ चीज सेल के अंदर आएगी या बाहर जाएगी, सेल की बाउंड्री पे, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। देखो क्या कह रहा है, इवन सिंगल सेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटीरियल्स, कह रहा है एक सेल का भी ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो भी चीजों को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो बैरियर, ये जो बाउंड्री की आप बात कर रहे हो, उसको हम एक्चुअल में बोलते क्या है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। देखो क्या लिख रहा है, इट इज द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल, माने कोई भी सेल हो दुनिया की, सेल मेम्ब्रेन उसमें होगी ही होगी। बच्चों तुम खुद सोचो ना, अगर बाउंड्री ही नहीं है तो उसके अंदर का सामान तो सारा एनवायरमेंट में मिल जाएगा। तो बिना सेल वॉल के, बिना सेल मेम्ब्रेन के कोई सेल सर्वाइव करेगी, नहीं कर सकती भाई। तो ये सेल का यूनिवर्सल फीचर है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक थिन बाउंड्री है जो किसको सराउंड कर रही है भाई, सेल को, और प्रोटेक्ट कर रही है उसके अंदर के कंटेंट को। इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब किसकी छत्र छाया में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक, इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक सेल को एक्चुअल में बता रही है कि भाई यहां तक ना ये एक सेल है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी को ये बता रही है। ठीक, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसके बारे में एक बात आई कि ये है भाई सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्टिव का मतलब चीजों को सिलेक्ट करना, परमिएबल का मतलब परमिशन देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज इसके अंदर आ जाए, कोई भी चीज अंदर से बाहर चली जाए, कोई ध्यान ही नहीं देना, नहीं, ये चीजों को सेलेक्ट करेगी कि ये बाहर जा सकता है, ये बाहर से अंदर आ सकता है, तब अलाउ करेगी। तुम खुद सोचो, कल को अगर न्यूक्लियस ही कहने लगे कि मुझे बाहर टहल कर आना है, तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने देगी, नहीं। कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बाहर निकलने की सोचे या कोई टॉक्सिक चीज अंदर आने की सोचे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे रोक देगी। तुम देखो ना, स्कूल का गार्ड या कॉलेज का गार्ड या कहीं का भी जो गार्ड होता है, वो क्या करता है, जाने आने तो देता है लोगों को, लेकिन देखता है ना, उन पर चेक रखता है ना कि किसको जाने देना, कोई अजीब लगता तो नहीं जाने देता। सेम वे में सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारी, क्या कर रही है कि कौन सेल के अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा मैं सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं क्या हूं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, which means it allows some substances to pass through it while blocking other। क्या कह रहा है कि कुछ चीजों को तो अलाउ कर देगी और कुछ चीजों को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक, you have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membrane of alveoli of lungs। देखो कितनी बढ़िया बात बोली। क्या कह रहा है कि आपने ना पढ़ा है कि आपकी बॉडी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है। ये सब काम कहाँ हो रहा है, हमारे लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर। अगर ऐसे हम लंग्स को कंसीडर करें ना, यहां से एक पाइप आ रहा है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, तो इनके बाहर बलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इन्हीं को बच्चों बोलते हैं एल्वियोलाई। इन्हीं से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में जाती है और ब्लड से CO2 इनके अंदर चली जाती है। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अलाउ कर रही है कि ऑक्सीजन को हाँ चलो ठीक है जाने दो, CO2 को चलो ठीक है जाने दो, तो सेलेक्ट कर रही है। ठीक, आगे देखो, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। अब कह रहा है ठीक है अलाउ तो कर दिया, कितनी कब ऑक्सीजन जाएगी, कब ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है, कब CO2 बाहर आ रही है, ये सब कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसकी बात अब ये हमसे आगे करेगा। लेकिन उससे ही पहले इसने हमको क्या दे दी, एक एक्टिविटी दे दी। इसको समझाने के बाद तुम्हें ये बात बताएगा कि कैसे सेल ये सब काम कर रही है। ठीक, देखो अब क्या हो रहा है, एक्टिविटी में क्या बोला
कि आपने किचन नाइफ की मदद से बच्चों एक आलू को 2 पीसेस में काट लिया और आपने ट्राई किया कि उनके साइज क्या है, इक्वल है, ठीक। उन दोनों का आपने क्या वेट क्या कर लिया, मेजर कर लिया। माने जब आप शुरू कुछ उनसे करने वाले हो, उनका वेट आपने क्या कर लिया, मेजर कर लिया, ठीक। अब देखो, पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन अ बीकर ए, कह रहा है जो बीकर ए है ना, एक आलू का पीस डाल दो इस बीकर के अंदर, ठीक है, डाल दिया आपने। लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, प्लेन वाटर, माने खाली पानी है, पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अब कह रहा है कि दूसरे पीस को किसमें डालो, बीकर नंबर बी के अंदर, माने इस वाले बीकर के अंदर। अब कह रहा है कि इसके अंदर 20% क्या है बच्चों, सॉल्ट सोल्यूशन। किसी भी चीज का टोटल क्या होता है, 100%। उसमें से मैं कह रही हूं कि 20% क्या है, सॉल्ट, तो बचा कितना परसेंट, 80%। तो ये आपका क्या रहा होगा, वाटर या फिर सॉल्वेंट रहा होगा। यही तो बात होती है। क्योंकि वापस आओ, सॉल्यूशन का मतलब समझो। सॉल्यूशन किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जिनमें दो चीजें हो, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जनरली आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, तो यहां पे आपने सॉल्ट को क्या ले लिया एज अ सॉल्यूट और वाटर को क्या ले लिया, सॉल्वेंट। अब बीकर ए में देखो 100% क्या है, वाटर है, लेकिन यहां कितने परसेंट वाटर है, 80% वाटर, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर और until you notice a visible change in the size of pieces। कह रहा भाई बीकर में डाल के निकल लो, शांति से उनको देखो, जब तक आपको उसमें कोई चेंज नजर ना आए तब तक उसको छेड़ मत देना, नहीं तो हो गई एक्टिविटी, होगी नहीं फिर, ठीक। चलो आपने नहीं छेड़ा, अच्छे बच्चे थे, आगे चलो। आगे क्या कह रहा है, मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। जब चेंज आपको लगा, फिर से निकालो दोनों आलू को, फिर से नापो, पहले नाप के रखा था, अब फिर नापा। अब आपको पता लगेगा कि अच्छा इसमें पहले इतना था वेट, अब इतना हो गया, इसमें पहले इतना था अब इतना हो गया, अब आपको चेंज नजर आएगा, ठीक। अब देखो, अब कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ ये डिफरेंस। देखो बच्चों, हुआ क्या होगा, बीकर ए में 100% पानी है, ठीक है, तो पोटैटो स्लाइस के कंपैरिजन में पानी बीकर में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो पानी क्या चला गया होगा, इसके अंदर फ्लो कर गया होगा। अब अगर आलू की स्लाइस में अंदर पानी भरे जा रहा है तो उसका वेट क्या रहा होगा, तो बीकर ए जो है उसमें पोटैटो का वेट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि पानी उसके अंदर भर गया। लेकिन वही बीकर बी में क्या हुआ होगा, वेट डिक्रीज हो गया होगा, क्योंकि यहां वाटर की कंपोजिशन इसके अंदर से कम रही होगी, तो पानी ज्यादा से कम की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखो, द पोटैटो स्लाइस स्वेल, कह रहा है बीकर ए में पोटैटो की स्लाइस क्या हो गई, फूल गई, क्योंकि उसके अंदर क्या भर गया, पानी। और बीकर बी में क्या हो गई, श्रिंक, क्योंकि पानी उससे क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। चलो अब आपसे पूछेगा कि ये जो पूरी मैंने आपको स्टोरी सुना दी, बोला एक आलू मोटा हो गया और एक आलू पतला हो गया, इससे क्या इन्फर करते हो, आपको क्या समझ में आता है, ठीक। कह रहा है कि आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके इनके वेट में क्या चेंज आया होगा, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, बीकर ए में क्या हुआ, इंक्रीज, और द वेट ऑफ पोटैटो इन बीकर बी हैज बीन डिक्रीज। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली कि एक स्वेल हुआ और दूसरा श्रिंक हुआ। This happens because the cell membrane allow water to move in and out of the cell, but not the sugar or salt solution। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है, कह रहा है कि पानी अगर पोटैटो की स्लाइस के अंदर गया है तो वहां तो सेल्स होंगी, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पानी को अंदर जाना क्या किया होगा, अलाउ किया होगा। और बीकर बी में जो श्रिंक हो गया, वहां पे पानी को क्या किया होगा, बाहर जाना अलाउ किया होगा। लेकिन किसको अलाउ नहीं किया, सॉल्ट को या शुगर को, वो नहीं गए, जो भी चीज मूव करी वो वाटर ही करा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट। क्या कह रहा है बच्चों, मैंने क्या बोला अभी आपको कि जहां पानी ज्यादा था, किसमें, प्लेन वाटर में, उससे पानी कहां चला गया, पोटैटो स्लाइस के अंदर। इसका मतलब यहां पे पानी क्या रहा होगा, कम रहा होगा, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है, बीकर बी की बात कर रहा है। बीकर बी में कह रहा है कि यहां पे एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर पानी क्या रहा होगा, कम, इस वजह से पोटैटो से पानी कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक। पोटैटो में पानी क्या था, ज्यादा, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट क्या रहे होंगे, कम, क्योंकि आपने सॉल्वेंट क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, ठीक है। और यहां सॉल्यूट क्या था, ज्यादा। तो क्या कह रहा है, देखो कि मूवमेंट कहां से कहां हुआ, पानी का तो बढ़िया समझ आ रहा है कि ज्यादा से कम की तरफ आया, लेकिन सॉल्यूट को अगर समझू तो कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ आया, ठीक है। तो अगर पानी की बात करो तो वो तो कहां से कहां जा रहा है, अपने हाई टू लो जा रहा है,
लेकिन अगर आप सॉल्यूट की बात कर रहे हो तो लो वाली जगह से किस सॉल्यूट में जा रहा था, हाई सॉल्यूट में। यही बात इन्होंने आपको यहाँ बताई। अब बोल रहा है ये तो पूरा प्रोसेस आप बता रहे हैं कि पानी जा रहा है पानी आ रहा है, अच्छा थोड़ा लग रहा है बार बार पानी जा रहा है पानी आ रहा बोल रहे हो। इस प्रोसेस का बच्चों नाम क्या है, ऑस्मोसिस। इसका मतलब ऑस्मोसिस का मतलब क्या, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन बाय क्रॉसिंग अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो पढ़ो, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है। अब देखो आपको कुछ एक्टिविटीज दी हैं कि इस एक्टिविटी में और इस एक्टिविटी में चैप्टर 7 क्लास 8 के अंदर आपने ये बात पढ़ी थी, लेकिन मुझे पक्का पता है आप लोग भूल चुके हैं। ठीक, चलो अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। आगे आपको थोड़ी सी बात बताई है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का बच्चों क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज, इस बार मैं खाली पानी नहीं बोल रही हूँ, कोई भी चीज अगर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चली जाए उसको डिफ्यूजन कहेंगे। ना तो मैंने आपको बोला कि इसमें मुझे जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। इसका मतलब डिफ्यूजन सिंपल है। मैं अभी यहाँ खड़े होकर परफ्यूम लगाऊं और मेरी मम्मी बाहर वाले रूम में बैठी है, तो वहां से पता है क्या आवाज आएगी चिल्लाने की, अरे क्या डाल लिया है, क्या खुशबू फैला दी। इसका मतलब जो परफ्यूम मैंने अपने ऊपर डाला वो कहां तक चला गया, मेरी माता जी के पास तक, और उसकी वजह से मेरे को डांट पड़ गई। तो ये हुआ क्या, मेरे ऊपर परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या ज्यादा, क्योंकि मैंने पच पच करके पूरा छिड़क लिया। जहां मेरी मम्मी बैठी थी वहां कोई परफ्यूम नहीं था, तो वहां परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या, लो। तो कहां से कहां गया, मेरे पास से, क्योंकि मेरे पे ज्यादा कंसंट्रेशन थी और मम्मी के पास कम, तो मेरे पास से कहां चला गया, उधर। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या, कोई चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से चली गई लो कंसंट्रेशन में। ये बात आपको बताई है कि फ्रेग्रेंस जैसे एयर में फैलती है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ हाई to the lower concentration with which occurs even without a membrane। ठीक है। ध्यान से दो बातें याद कर लो, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस तब तक नहीं कहूंगी जब तक पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। कैसे, समझो। यहां पे एक सेल बना लेता है बच्चों, मैं कह रही हूं कि ये ना बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर, और यहां वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर कम है, तो यहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां लो, तो पानी कहां ट्रेवल करेगा, यहां। इसको बच्चों मैंने बोला डिफ्यूजन। ठीक है, बोल दिया। अब लेट से कि यहां पे भी वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इस अंदर वाले से भी ज्यादा, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, यहां। लेकिन इस बार मैं इसको क्या बोलूंगी, ऑस्मोसिस। अब तुम अपना सर पकड़ के खड़े हो, मैम पानी जा रहा था तो डिफ्यूजन बोल रहे हो, फिर से पानी जा रहा तो ऑस्मोसिस बोल रहे हो, क्या बदतमीजी है। देखो ना, डिफ्यूजन जब बोला तो कोई मेम्ब्रेन आई थी बीच में, उसी सेल के अंदर पानी चला गया, लेकिन जब ऑस्मोसिस बोला तो किसको क्रॉस करके जाना पड़ा, मेम्ब्रेन को। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। देखो, ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, डिफ्यूजन ही है वाटर का, लेकिन कब, जब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हमेशा तुम किसी भी पेड़ की जड़ों में पानी देते हो और उससे पूरे प्लांट को पानी मिलता है, तो वहां भी बच्चों क्या हो रहा है, सॉइल से रूट की सेल में पानी मूव कर रहा है, और सेल में जा रहा है तो किसको क्रॉस कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसका मतलब क्या हो रहा है, रूट में ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी प्लांट में जा रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, आपको बच्चों तीन तरह के सॉल्यूशन दिए हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक। अब देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर जितना सॉल्यूट है ना, उतना ही सॉल्यूट क्या है उसके सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कह रही हूं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है, किसके कंपैरिजन में, सेल के सॉल्यूट के कंपैरिजन में, तो हाइपो माने कम, क्या, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। फिर आ जाओ हाइपर, हाइपर माने ज्यादा। तुम लोग बोलते नहीं हो भाई हाइपर मत हो, उसको तो ओवर ही गुस्सा आ गया, हाइपर हो गया, माने सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन में अगर हाई है तो सेल में क्या होगा, कम। अब बस इसी से तुम्हें समझ लेना है कि कौन सी चीज कहां मूव करेगी। इस बात को याद रखना कि हमेशा मूवमेंट कहां होगा, पानी का, हाई पानी से कम पानी में। ठीक है, चलो अब देखो, आइसोटोनिक में तो क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो जितना पानी सेल से मैं कह रही हूं बाहर निकलेगा उतना ही उसके अंदर चला जाएगा। मेरे पास 10 रुपए हैं और एक बच्चे के पास भी 10 रुपए है, मैंने उसके 10 रुपए छीन लिए और उसने मेरे, तो क्या हम में से किसी के पास ज्यादा हुए,
पहले भी उसके पास 10 थे, मेरे पास 10 थे और अब भी। तो आइसोटोनिक में यही हो रहा है बच्चों, जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना वापस सेल के अंदर आ जा रहा है और नेट मूवमेंट क्या हो जाए, जीरो, कोई नेट मूवमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। चेंजेस आएंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में। अब देखो हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है कि बाहर जो है वो पानी क्या है, ज्यादा, और सेल के अंदर पानी क्या है, कम। तो पानी कहां से कहां जाता है, ज्यादा से कम में। तो पानी कहां भर जाएगा, सेल के अंदर, क्या करवा देगा, एंडोऑस्मोसिस। तो सेल कैसी दिखेगी, एकदम फूल के मोटी ताजी, स्वेल हो जाएगी सेल। फिर आओ हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में यहाँ पानी क्या है, कम, और सेल के अंदर क्या है, ज्यादा। तो पानी क्या निकलेगा सेल से बाहर। तो बच्चों सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक। तो हाइपोटोनिक में सेल कैसी होगी, स्वेल, और हाइपरटोनिक में सेल कैसी होगी, श्रिंक, और आइसोटोनिक में नो चेंज। ठीक, यही सब देखो यहाँ लिखकर तुम्हें दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, कि ये जो हम ऐसे डिजाइन बना रहे हैं, अगर इसे जूम करके देखूं तो मुझे कैसी नजर आएगी बच्चों, बिल्कुल ऐसी। ठीक, इसको जिन साइंटिस्ट ने दिया था उन्होंने इसको नाम क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मॉडल का मतलब जिस स्टडी करने के लिए, जो किसी चीज के लिए बना दिया। फ्लूइड का मतलब ऐसी चीज या कोई लिक्विड जो फ्लो करता हो, जिसकी कोई फ्लूइडिटी हो। तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना स्ट्रक्चर क्या करती होगी, चेंज करती होगी, फ्लो करती होगी। मोज़ेक का मतलब होता है कहीं कहीं अलग अलग चेंज आना स्ट्रक्चर में। जैसे मान लो कि मैं एक लीफ बनाऊं, इस पे कुछ कलर ऐसे रेड रेड कर दूं, बीच में से व्हाइट ही छोड़ दूं, तो दो अलग अलग पैटर्न आ गए। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक। अब तुम ध्यान से देखो, इस डिजाइन को देखो, यहां से लेके यहां तक एक जैसा लग रहा था, अचानक से बीच में कुछ आ गया तो मोज़ेक कंडीशन आ गई। ठीक, फिर देखो ये आ गया, फिर कंडीशन मोज़ेक आ गई। अब तुम बोलोगे मैम ये है क्या, ये ऊपर एक लेयर लगी हुई है, नीचे एक लेयर लगी हुई है। ये है बच्चों लिपिड की लेयर। कैसे, बताते हैं। कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीजों से मिलकर बनी होगी, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये लिपिड, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर, एक हेड है, दो ऐसे करके टेल है, यही लिपिड है। ये अपने आप को दो लेयर में अरेंज करेंगे, माने ऐसे 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े, एक लेयर बनाई, फिर और जुड़े और नीचे दूसरी लेयर बनाई। अब इसको जानो कि ये हेड है क्या। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द लिपिड, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है टेल ऑफ द लिपिड। ठीक है, अब देखो ये जो टेल होती है इसका नेचर बच्चों है हाइड्रोफोबिक। कैसा नेचर है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो माने वाटर, फोबिक माने किसी चीज का फोबिया, डर। जैसे तुम लोग को हाइट का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, मतलब टेल भाई पानी देखते ही भाग जाएगी, बोलेगी मुझे माफ कर दो, मेरे पास मत आओ। लेकिन हेड की अगर बात करें तो हेड है बच्चों हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो माने वाटर, फिलिक माने लविंग, मतलब ये है वाटर पगलू, कि पानी देखा नहीं और चिपट गई कि हाँ भाई पानी पानी मेरे पास आ जाओ। ठीक, एक ही चीज में देखो दोनों चीजें हैं। एक चीज क्या है, पानी को पसंद कर रही है, और दूसरी चीज पानी को नहीं पसंद करती। ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे, जो पानी को पसंद कर रहा है, पोलर, और दूसरे वाले को नॉन पोलर। अब यही पूरी सेल के अराउंड दो लेयर में अरेंज हुए और पूरी क्या बना दी, आउटर मेम्ब्रेन बना दी, बाउंड्री बना दी। अब ये जो बीच बीच में आपको नजर आ रहे हैं ये है प्रोटीन। अब एक प्रोटीन है ये वाला, और ये भी एक प्रोटीन है। देखो बच्चों, जो प्रोटीन दोनों मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर रहा है, उनके अंदर एम्बेड हो जा रहा है, धस जा रहा है, उसको आप बोलोगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो ऐसे कोने पे पेरिफेरी पे जस्ट लगा हुआ है उसको आप बोलोगे पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब मुझे सोच के बताना, इन दोनों प्रोटीन में से अगर तुम्हें बोलूं कि किसको निकालना ज्यादा इजी रहेगा, इंट्रिंसिक को या एक्सट्रिंसिक को, कमेंट में आपको इसका आंसर देना। ठीक, तो अब देखो उन्होंने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीमली क्या है, थिन है। मतलब मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, थिन है। कितनी थिन है वो भी बता दिया आपको, कि 7 to 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है, और 1 नैनोमीटर इतने मिलीमीटर के बराबर होता है, अगर आप चाहो इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, इफ इट इज मेड अप ऑफ लिपिड माने फैट। अब लिपिड क्या है, ये रहा। ठीक है, और प्रोटीन क्या है, ये रहे। तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको दो चीजें दिख रही हैं, लिपिड और प्रोटीन। ठीक, चलो अब देखो, द मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर, माने लिपिड की एक लेयर और दूसरी लेयर, तो उसको क्या बोल दिया, बाइलेयर। इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल है जिनके अराउंड क्या है, अट्रैक्टिंग हेड। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पानी को, अभी तो बताया हाइड्रोफिलिक। ठीक, आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स इन्वॉल्व्ड विद प्रोटीन एम्बेडेड इन देम।
जो बात है आपको बोली कि भाई हेड कहाँ लगा हुआ है, बाहर की तरफ, जिसके पास पानी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और टेल क्या हो गई, देखो अंदर की तरफ अपने आप को क्या कर लिया, टेल ने प्रोटेक्ट कर लिया। और प्रोटीन इनके बीच बीच में क्या हो गए, एम्बेड हो गए, धस गए। ठीक है, दिस मॉडल कैन मूव साइडवाइज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है भाई ये, देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल आपके लगे हुए हैं ना, ऐसे करके, ये आपके लिपिड के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ये इधर वाला इधर जा सकता है, ये नीचे वाला ऊपर आ सकता है, ऊपर वाला नीचे आ सकता है। ठीक, माने क्या कर रहा है, साइड वाइज, माने इधर का इधर चला गया तो साइड वाइज मूवमेंट हो गया। फ्लिप माने ऊपर वाला नीचे आ गया। रोटेट माने ये पूरा ऐसे घूम भी सकता है। तो तीन चार तरीके से ये मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्लूइड, माने इसमें फ्लूइडिटी है। ठीक, प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक अ गेट कीपर। देखो ये जो मैं अभी तुम्हें बात बता रही थी ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके चीजों को यहाँ भेजेगी, सेलेक्ट करके बाहर भेजेगी, ये कौन करा रहा है, जो उसके ऊपर कौन बैठे हुए, प्रोटीन्स, वो ही है गेट कीपर, कि इसको जाने दूंगा, इसको नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अब प्रोटीन की सिग्निफिकेंस आ गई। ठीक है, सिंस द मॉलिक्यूल आर अरेंज लाइक अ टाइल्स इन अ मोइजैक, इट इज कॉल्ड मोइजैक मॉडल। माने जैसे अलग अलग टाइल लगा दियो तुमने, कहीं से प्रोटीन दिख रहा, कहीं से लिपिड की बाइलेयर दिख रही है, इसलिए से क्या बोला, मोइजैक बोला। ठीक, अब देखो, all living cells communicate with their surrounding and their neighbors through the cell membrane। ये आपस में जो इनकी बातचीत चल रही है ना, सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही चल रही है, वो किसी चीज को आने देगा, किसी चीज को नहीं आने देगा। ठीक, however the cells of plant, fungi and bacteria have a additional layer around the cell membrane called cell wall। क्या कह रहा है कि ये तो आप बना ही रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे हैं जिनके अराउंड एक और लेयर प्रेजेंट है, जिसको आप क्या बोलते हो, सेल वॉल। और इसके एग्जाम्पल बच्चों क्या क्या दिए, बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट। माने इन तीनों की सेल जब आप देखोगे तो आपको दो आउटर लेयर्स दिखेंगी, एक आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी आपकी सेल वॉल। ठीक है, अब देखो इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या बताया गया है कि आप कैसे किसी सेल को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप टेम्परेरी स्लाइड बनाओ थिन पील ऑफ अनियन लीफ की या किसी और दूसरी लीफ की, और उसको सेफ्रेनिन यूज करोगे। सेफ्रेनिन कुछ नहीं है, एक डाई है जो कलर दे देगी, क्योंकि सेल को ऐसे देखोगे तो अच्छे से नजर नहीं आएगी, कलरफुल देखोगे तो तुरंत नजर आएगी। ठीक है, तो सेफ्रेनिन यूज करके आप एक सेल की स्लाइड बनाओ, फिर आपको वो स्लाइड देखो, कुछ ये आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। पहले आपको दिया है किसी लीफ की पील का, कि उसकी स्लाइड्स आपको ऐसी दिखेंगी, तो ये जो मुझे बाहर कवरिंग दिख रही है ये क्या होगी, सेल वॉल। इसके अंदर जो रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये इसका क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है, ह्यूमन चिक सेल्स दिए हैं, कि हमारी चिक सेल्स को आप निकाल के देखोगे तो ऐसी नजर आएंगी। ठीक, तो इस पूरी एक्टिविटी में आपको क्या बताया कि कैसे आपको स्लाइड बनानी है। दो डाई आपको दिए, एक मिथाइलिन ब्लू दिए और एक सेफ्रेनिन दिए, इन दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका सेल वॉल है यहां से हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी आप इस वीडियो को देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर कमेंट में जरूर कर देना। ओके बच्चों, थैंक यू।